हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दिस 11th दिसंबर एडिटोरियल एंड करंट अफेयर मॉड्यूल बाय प्रो टैलेंट की तरफ से। दोस्तों, हमारा एक नया बैच क्लेट 2022 का ऑनलाइन बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 20th ऑफ दिसंबर। ठीक है दोस्तों, आप उसको again से जल्द ज्वाइन करिए because these are the wonderful module wherein we are providing you live classes as well as recorded classes. आपके पास फिजिकल स्टडी मटेरियल होगा, डिजिटल स्टडी मटेरियल होगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी जो ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन होगी. सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू. लेट्स स्टार्ट टुडेस एजेंडा फॉर द करंट अफेयर मॉड्यूल. दोस्तों, आरबीआई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल रिजर्व बैंक है, दैट इज सेंट्रल बैंक है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट चलता है और हमारे जो टैक्सेशन है वो सीधा उसी अकाउंट में जाते हैं, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर. आरबीआई हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है, और उनके पास एक स्टैट्यूट के द्वारा, एक लॉ के द्वारा पावर दिया गया है कि आप मनी सप्लाई, भारत के मनी सप्लाई को मैनेज करें. ठीक है, किसको मैनेज करने का काम दिया गया है उनको? मनी सप्लाई. मनी सप्लाई मैनेज करना क्यों ज़रूरी है? ठीक है दोस्तों, मनी सप्लाई मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतनी बड़ी सिस्टम के अंदर पैसों के मूवमेंट को अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो अचानक लेकिन से प्राइस ऊपर उठ जाएगी, प्राइस नीचे गिर जाएगी, मतलब भरपूर वॉलेटिलिटी होगी. जैसे आप देखते हैं क्रिप्टो करेंसी में भरपूर वॉलेटिलिटी होती है क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता है. यहाँ पे हमने स्पेशल आरबीआई को ये पावर दिया है कि आप मनी सप्लाई को अगेन से मैनेज करें ताकि, ठीक है, आप देश में इन्फ्लेशन को बढ़ावा ना दे. इन्फ्लेशन के लिए उनको टारगेट दिया जाता है कि भैया 4% प्लस और माइनस 2% आपको मैनेज करना है, विच मीन्स इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में रहना चाहिए. उससे आगे होगा, मतलब 6% के ऊपर होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और लोगों को नुकसान होगा. 2% के नीचे होगा तो बिजनेसमैन को नुकसान होगा. तो ये आपको मैनेज करके चलना है, हेल्दी इन्फ्लेशन मैनेज करना है, ये आपका काम है. और इसकी वजह से आरबीआई साल में 6 बार अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है जिसके द्वारा वो मनी सप्लाई को मैनेज करने का काम करती है. कैसे मैनेज करती है देखते हैं. सबसे पहला मुद्दा, मनी सप्लाई को मैनेज करना. मनी सप्लाई को मैनेज करने का मतलब हो गया कि आपके पास अगेन से एक मजेदार सा नल है, ठीक है, और ये उसका टैप है, बराबर. यहाँ से मनी सप्लाई निकलता है. ठीक है, आप इसको बढ़ा चढ़ाकर अगेन से अलग अलग तरीके की सिस्टम के द्वारा या तो मनी सप्लाई बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो. देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक आपके सामने ग्राफ दिख रहा है विच इज रेपो रेट का ग्राफ है. 9th स्ट्रेट टाइम आरबीआई ने अपने रेपो रेट को चेंज नहीं किया है. ठीक है, दिसंबर 2021 का ये मॉनेटरी अगेन से पॉलिसी रिपोर्ट है जो दिसंबर जनवरी चलेगा, फिर फरवरी मार्च का आखिरी वाला आएगा. ठीक है, और ये आपका साल खत्म हो जाएगा, अगले साल से वापस चालू करेंगे. इन्होंने 9वीं बार कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली अपने पॉलिसी रेट को चेंज नहीं किया है एंड दे आर मेंटेनिंग एन एकोमोडेटिव स्टैंस. नाउ व्हाट इज दिस एकोमोडेटिव स्टैंस एंड व्हाट इज दिस रेट इज अनचेंज इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले इन सभी शब्दों को समझते हैं कि ये क्या है. दोस्तों, ये आपका रेपो रेट है. ठीक है, दैट इज रेपो रेट. The rate at which banks will borrow money from RBI. ओके, बैंक किस रेट से आरबीआई से पैसे बोरो करता है शॉर्ट टर्म. ओके, बहुत कम दिन का, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट. अच्छा, अगर ये रेट जो भी 4% है, इससे अगर ये बढ़ गया, इफ द रेट इज इंक्रीज्ड 5%, मतलब क्या हो गया? बैंक आसानी से आरबीआई से पैसा लेकिन से ले नहीं पाती है. तो बैंक क्या करेगी कि बैंक एक इंटरमीडियरी है, आरबीआई, बैंक और ये आप और मैं. ठीक है, तो बैंक इज एन इंटरमीडियरी.
अगर बैंक को आरबीआई से पैसा लाना एक इनसे महंगा पड़ रहा है तो इन टर्न बैंक विल प्रोवाइड अस मनी एट अ हायर रेट। जब हमको पैसा हायर रेट पे मिलेगा तो हम क्या करेंगे, आसानी से पैसे लेंगे नहीं। Yes or no? Will not go and take money easily, that is take loan easily. Therefore market में मनी का सप्लाई एक तरीके से कम होगा। ठीक है, अब आप देखिए 9 बार से 9 into 2 that is 18 मंथ से रफली ये सेम रेट पे चल रहा है। ठीक है, विच मीन्स आरबीआई को लग रहा है कि मार्केट में पैसा अभी भी चाहिए। ठीक है, और इजी पैसा चाहिए, और इजी पैसे के लिए हम ये सिस्टम लगा के चल रहे हैं कि लोगों को कम रेपो रेट में हम पैसा दे रहे हैं। रिवर्स रेपो रेट उसका उल्टा होता है। ठीक है, दैट इज आरबीआई कैन से विल बोरो मनी फ्रॉम द बैंक। आप बोलेंगे कि सर क्या आरबीआई को पैसे बोरो करने की जरूरत पड़ती है? ठीक है भैया, आरबीआई को भी मनी मैनेजमेंट के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, एंड बैंक रेट। ठीक है, इन दोनों के ऊपर अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए, हम उसके ऊपर बात करेंगे। जीडीपी का प्रोजेक्शन 2021-22 का ग्रोथ रेट हमने बोला 9.5% से बढ़ेगा, दैट इज आरबीआई ने बोला, और इन्फ्लेशन ठीक है इज एट 5.3%। ठीक है दोस्तों, हमने अभी आपको बताया 2 से 6% के बीच में होना चाहिए और इनका टारगेट है 5.3%। इन रियलिटी द इन्फ्लेशन मे बी मोर। ओके, ये उनका प्रोजेक्शन है। एक और महत्वपूर्ण चीज उन्होंने चालू करी विच इज कॉल्ड वेरिएबल रिवर्स रेट रेपो। ओके, इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी इट विल एब्जॉर्ब थ्रू VRRR टू 7.5 लाख करोड़। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2021। ठीक है, सो दोस्तों ये वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, तो बेसिकली एक तरीके से रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है बैंक मार्केट में से पैसे उठाती है। यस और नो? सो दैट वे व्हेन आरबीआई टेक्स मनी फ्रॉम बैंक्स, तो एक तरीके से मार्केट में जो पैसा अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। इस लिक्विडिटी को आरबीआई एब्जॉर्ब करना चाहता है, और एब्जॉर्ब करने के लिए ये इस तरीके से अलग अलग तरीके के रेट निकालता है, विच इज वन ऑफ देम इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। और इन्होंने नया सिस्टम निकाला वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, मतलब कि ये वेरिएबल रखा जाएगा, जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई उसको कम करने की कोशिश करेगा। एकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब है कि भैया अभी भी रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी है ना, वो अभी भी हुई नहीं है। और अभी जो सिस्टम है, जितना पैसा मार्केट में अवेलेबल है, जो सिस्टम के द्वारा एक इनसे पैसा अवेलेबल है, ठीक है, वो जो सिस्टम है वो भी सस्टेनेबल है। मतलब इफ वी आर गोइंग एट 4% रेट ऑफ रेपो, स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी भी मार्केट में लोगों को इकोनॉमी की रिकवरी आई नहीं है और लोग आसानी से पैसे ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह से अभी भी इनको कम रेट पे ही लोन देना चाहिए। बेसिकली कम रेट पे लोन देने का सिग्निफिकेंस ये है दैट आरबीआई वांट्स कंज्यूमर एंड बिजनेसेस टू स्पेंड मोर मनी। बाय स्पेंडिंग मोर मनी, ठीक है, मनी सप्लाई and the rate is easily available, that money supply increases. With more money supply, people will spend more. When people will spend more, the economic activity will move on. Okay, दोस्तों, इंडिया के अंदर कोरोना की वजह से जो इकोनॉमिक रिसेशन आया या इकोनॉमिकली कहीं डिस्टर्बेंस आया, उस डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं आरबीआई का काम बन जाता है कि भैया इसको कैसे भी करके कम किया जाए। ठीक है, ये मनी सप्लाई लोगों को आसानी से मिले और लोग अच्छी तरीके से काम कर पाए। एक और चीज उन्होंने करी, बोला कि आरबीआई ने बैंकों को बोला है कि आप अगर कैपिटल इन्फ्यूज करते हो सिस्टम के अंदर, आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए। भाई बैंकें कैसे कैपिटल इन्फ्यूज करेगी? उनके पास ओवरसीज ब्रांचेस में कैपिटल अवेलेबल है,
या जो फॉरेन कंट्रीज में जब इंडियंस को कहीं प्रॉफिट हुआ, ठीक है, सो दैट मनी इज अवेलेबल विद द बैंक. नाउ दैट बैंक will be required to take a prior approval of RBI कि ये पैसा लेकिन से इंडिया में वापस लाए कि नहीं लाए. ठीक है, आरबीआई ने बोला कि भैया कोई परमिशन नहीं चाहिए, लेके आ जाओ. ठीक है ना, आपको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए. ठीक है, हाउएवर उनको कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी. दोस्तों अभी हमने सीखा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. Repo rate is at which central bank of a country lends money to commercial bank, okay, which is short term. Reverse repo rate is RBI borrows money from the commercial bank. What is a bank rate? The rate charged by RBI for lending funds to the commercial bank for, you can say, not short term. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा. ये जनरली कैसे 1 day 2 days, ठीक है, 7 days का होता है. ये पॉसिबली होता है 90 days, बराबर है, 120 days, उस तरीके से चलता है. दैट इज कॉल्ड बैंक रेट. तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि बैंक रेट बिकम्स अ बेस रेट फॉर अ बैंक टू लैंड मनी टू मैनी पीपल. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज बेसिकली इज अ विंडो फॉर अ बैंक टू बोरो ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई इन एन इमरजेंसी सिचुएशन. जब बैंक की लिक्विडिटी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, जो रेगुलरली आता है, चिंता न करे कि भैया बैंक के पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम क्या कभी कभार आता है, ना ना ना, बहुत रेगुलर होता है. तो अगर उसको ओवरनाइट पैसा, तुरंत के तुरंत पैसा चाहिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो ये ज्यादा रेट पे दिया जाता है. ओके, तो ये है पॉलिसी रेट्स. इन रेट्स के द्वारा मनी का सप्लाई कंट्रोल होता है. एक और तरीका होता है कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन. उसके द्वारा मनी का सप्लाई कंट्रोल होता है, जहां पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या तो सेल करती है या तो परचेज करती है. अब आप देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब आरबीआई परचेज करेगी, ठीक है, परचेज करेगी, ठीक है, तो सामने क्या देगी? मनी. So when RBI purchases government security, RBI gives money, market में money supply बढ़ेगा, so that means liquidity बढ़ेगी, which means there is an impact on inflation. Similarly, when RBI, you can say, sells government security, when RBI sells government security, what will happen? RBI takes money. सामने क्या देता है? मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी. उससे क्या होगा भाई? मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी. व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी? इट्स अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, विच मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लोन ले रहा है और ये एक तरीके का रिस्क फ्री होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ने इसको इश्यू किया है. गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकती है. एंड देन इन्फ्लेशन जो आरबीआई मैनेज करती है, it is based on CPI, Consumer Price Index. Okay, this is released by National Statistical Office. ठीक है, NSO इसको रिलीज करता है. CPI calculates difference in the price of the commodities and services which are consumed by consumer like food, medical care, education, electronics, etc. ठीक है, इनका साल भर, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बास्केट बनाया जाएगा, उनका आज वैल्यू अगर 100 रुपया है, एक साल के बाद इसका वैल्यू कितना हुआ वो चेक किया जाएगा, विच इज नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस गॉट ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूनाइटेड नेशन. इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज स्टार्टेड बाई इंडिया एंड फ्रांस. आज उनके पास कहीं ज्यादा कंट्रीज है, करीबन 121 countries are part of this particular front. Okay, ISA has become nodal agency for OSOWOG, which is One Sun, One World, One Grid. दोस्तों ये ध्यान रहे कि ये जो एक इनसे एसोसिएशन बना, जैसे ISA बना था इंडिया और फ्रांस से, और ये बना इंडिया और यूएसए से. ठीक है, और अब वो चाहते हैं कि वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ताकि
सोलर पावर जो भी यू कैन से आता है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें एंड दैट इज यू कैन से फीडिंग द वर्ल्ड एंटायरली। ठीक है, तो ये कोशिश करी जा रही है। ओके, तो आईएसए उसका नोडल एजेंसी बना। तो आईएसए यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर स्टेटस बन गया। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 मेंबर है। इट इज अ पॉलिसी मेकिंग, डेलिबरेटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। एवरी ईयर ये लोग सितंबर में मिलते हैं। आपने देखा होगा मोदी साहब भी इस बार इस मीटिंग में अपना एक ऐसे स्पीच देने के लिए गए थे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज। ठीक है, पाकिस्तान के एक पर्टिकुलर एरिया, ये पूरा आपके सामने पाकिस्तान दिख रहा है, उसमें से ये जो रेड पोर्शन है, ठीक है, दैट रेड पोर्शन इज नोन एज बलूचिस्तान। इस बलूचिस्तान में बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों? बलूचिस्तान एक 5वां प्रोविंस है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में टोटल 5 प्रोविंस है, उनमें ये 5वां प्रोविंस है। बलूचिस्तान में कहीं ना कहीं वहां के लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ इनसे लड़ाई करते रहते, क्योंकि ट्राइबल एरिया है पूरा बड़ा, और वहां के लोगों की डिमांड कुछ और है जो सरकार कभी न कभी फुलफिल नहीं कर पाती। जस्ट लाइक इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो वहां ट्राइबल एरिया है। बलूचिस्तान इज वन ऑफ दी 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान कहा जाना चाहिए। 5, 4 नहीं है। 5वां प्रोविंस किसको बोला गया? गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान इज अ 5वां प्रोविंस। दोस्तों, जो इनसे हमारे इस पीओके में आता है, गिलगिट बाल्टिस्तान। दोस्तों, ये जो बलूचिस्तान जगह है, इट इज अ लिस्ट पॉपुलेटेड। ठीक है, इट इज अ लार्जेस्ट प्रोविंस बट इट इज अ लिस्ट पॉपुलेटेड। इट इज पॉपुलेटेड बाय एथनिक बलोच पीपल। एथनिक बलोच पीपल है, दे आर मेजरली फाउंड इन ईरान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो भैया ये लोग है ना बिल्कुल कबीले के लोग हैं, है ना, ट्राइबल एरिया के लोग हैं। और बलूचिस्तान में बहुत सारा नेचुरल गैस और ऑयल मिलता है, इसलिए इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बलूचिस्तान की लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई? ड्यूरिंग द विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द किंगडम ऑफ बलूचिस्तान वॉज ऑफर्ड द सेम ऑफर इधर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट, जस्ट लाइक कश्मीर को जो मिला। द किंग ऑफ बलूचिस्तान chose to remain independent, just like कैसे नागा लोगों ने बोला हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ये सुनो, जम्मू कश्मीर ने बोला हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ये सुनो, ठीक है, तो इन्होंने भी बोला हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ये 1 साल तक तो इंडिपेंडेंट रहा, पर 1948 में पाकिस्तान गवर्नमेंट विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री एंड डिप्लोमेसी टुक फुल कंट्रोल ऑफ दिस रीजन एंड मेड इट टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जस्ट लाइक वी टुक मेनी एरियाज है ना लेटर ऑन टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। तो गलत बात नहीं है, पाकिस्तान ने कोई गलती करी नहीं है, ऐसा समझिए। बट उस एरिया में डेवलपमेंट हुआ नहीं और बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन होने लगे बाय पाकिस्तान मिलिट्री। टेरर ग्रुप के लिए वो एक महत्वपूर्ण जगह बनने लगी, तो वहां पे इंसर्जेंसी हुई 1948 में। पाकिस्तान क्लेम्स कि ये जो इंसर्जेंसी हुई दैट वाज सपोर्टेड बाय India was supporting this rebel fighter group with arms and intelligence. पाकिस्तान इसलिए बोलता था क्योंकि 1971 की वॉर में, है ना, हमने बांग्लादेश को तगड़ा सपोर्ट किया था, तो उनको लगता है कि हम ऐसा ही करते रहते हैं। तो दिस इज अ बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान वाले रीजन में, ठीक है, बलूचिस्तान के इस रीजन में देखिए, ग्वादर पोर्ट से, ठीक है, एक पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है और ये पूरा का पूरा जाएगा काशगर सिटी के साथ। ठीक है, तो ये जाने वाला है गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन से। इंडिया उसको बिल्कुल अपोज करता है और अभी बलूचिस्तान वाले इसलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि जब ये यहां से रास्ता जा रहा है तो इतने सारे चेक पॉइंट्स आ गए और वहां पे चाइना के लोग वहां पे इलीगल फिशिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनकी इकोनॉमिक सिस्टम को ठेस पहुंच रही है और इसकी वजह से ये लड़ाइयां हो रही है। ओके, इज दैट कंफर्टेबल टू एवरीवन? चलिए, ग्रेट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस कौन है बताइए दोस्तों? होमवर्क का क्वेश्चन, हु इज ही? ओके, ही इन्फॉर्म्ड दैट द क्रूड गगनयान
will finally be launched in 2023. The meaning of crewed का मतलब है उसमें लोग जाएंगे, ठीक है। कंट्री का पहला स्पेस स्टेशन भी 2030 में बनेगा, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया है। दोस्तों GSLV मैक 3 श्रीहरिकोटा से निकलेगा, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाद, ठीक है, से वो पहुंचेगा 16 मिनट में, लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचेगा, फिर करीबन वो पहुंच जाएगा स्पेस के अंदर, ठीक है। वहां पे 5 से 7 दिन जो 3 लोग स्पेस में गगनयान में पहुंचे होंगे वो 5 से 7 दिन स्पेस में रहेंगे, फिर उसके बाद दे विल कम बैक, ठीक है, ऑन द अर्थ, ठीक है। ये जाएंगे श्रीहरिकोटा से और ये लॉन्च करेंगे अरेबियन सी गुजरात के आजू बाजू, ठीक है। लॉन्च का टोटल कॉस्ट होगा 10,000 करोड़ और 2023 में ये होगा ऐसा माना गया। गगनयान इज अ मिशन बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देयर विल बी टोटल 3 फ्लाइट्स, उनमें से एक फ्लाइट विल बी मैन्ड फ्लाइट एंड 2 विल बी अनमैन्ड फ्लाइट। ये जो मैन्ड फ्लाइट होगी उसमें 3 इंडियन होंगे और एक वुमन होगी। It will circle Earth at the low Earth orbit at an altitude of 300 to 400 किलोमीटर from the Earth for 5 to 7 days. ये बिल्कुल उसको ऑर्बिट में घूमती रहेगी। With that launch, India will be in the elite club of nations who are able to send people in the space, that is अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद इंडिया। उसके बाद इंडिया के शुक्रयान, दैट इज विनस मिशन है, ठीक है। ये ऑर्बिटर होगा 2023 में पहुंचेगा। इट इज द फर्स्ट मिशन टू विनस बाय इसरो एंड इट विल स्टडी द प्लैनेट फॉर 4 ईयर। 2022-23 में आने वाला एक महत्वपूर्ण मिशन कॉल L1 आदित्य सोलर, प्राइमरली सोलर दैट इज सन को स्टडी करने के लिए ये बनाया गया है। एंड देन चंद्रयान 3 जो 2022-23 में बनेगा। चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है। चंद्रयान 2 कहीं ना कहीं एक फेल हो गया था, ठीक है, तो अब चंद्रयान 3 लगाने की बात है जो सक्सेसफुल होगा ऐसा माना जा रहा है। दोस्तों अभी रिसेंटली GSLV मैक 3 जो हमारा लॉन्च व्हीकल है उसके साथ कुछ फेलियर हुआ था। बताइए दोस्तों किस चीज का फेलियर हुआ था, ये आपका होमवर्क है, बताइए। दोस्तों आफ्टर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान टुक कंट्रोल ऑफ फुल अफगानिस्तान, वी कॉल्ड द पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान, वी इवैक्यूएटेड देम। अगस्त में हमने इवैक्यूएट किया था। दोस्तों ये जो न्यूज आइटम ऐसी छोटी छोटी आती है उसको रेगुलरली स्टडी करना इसलिए बनता है ताकि आपको पुरानी कोई न्यूज रिकॉल हो जाए, याद रह जाए, ठीक है। ये इंडिया का पहला इवैक्यूएशन हुआ आफ्टर अगस्त, जब तालिबान ने 31 अगस्त को पूरा ये से कैप्चर कर लिया था अफगानिस्तान। उसके बाद ही हमने पहला इवैक्यूएशन प्लान था जिसमें 99 अफगान सिख, ठीक है, एंड हिंदू कम्युनिटीज को हमने ले लिया, ठीक है, हमने इवैक्यूएट किया उनको। दिस इज आवर फर्स्ट इवैक्यूएशन जब तालिबान ने काबुल को अपने हाथ में ले लिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक से चार्टर्ड फ्लाइट भेजी थी कैब एयर की, ओके, जो सब कुछ दिल्ली लेकर आए। पैसेंजर अपने साथ 2 श्री गुरु ग्रंथ साहिब को भी लेकर आए, ठीक है, जो अफगानिस्तान के गुरुद्वारा में वर्शिप करे जाते थे, तो ये लेकर आए, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट कि तालिबान में हम इस तरीके से सामान लेकर आ सकते हैं, विच इज गुड। दोस्तों आपने सुना होगा जूलियन असांज के बारे में। जूलियन असांज विकीलीक्स के फाउंडर है। आप पूछेंगे सर विकीलीक्स क्या है? विकीलीक्स एक विसल ब्लोअर संस्था है। विसल ब्लोअर संस्था है। क्या करती है विसल ब्लोअर संस्था? विसल ब्लोअर संस्था ऐसा काम करती है कि कहीं पे कुछ गलत हुआ, कोई गवर्नमेंट में कहीं पे कुछ गलतियां हुई, ठीक है ना, उस गवर्नमेंट की से गलतियों को पब्लिक के सामने ये निकाल के लेकर आती है, ठीक है। तो जूलियन असांज विकीलीक चला रहे थे, हावेवर, ठीक है, वो बहुत ही गलत तरीके से चला रहे थे, तो इसकी वजह से सरकारें इनके खिलाफ थी, इनको भाग जाना पड़ा, ठीक है, ओके। एंड ही वेंट टू, मतलब बेसिकली जूलियन असांज ऑस्ट्रेलिया से थे, ठीक है, यूएसए के अंदर उनको पकड़ के रखा जाने वाला था, पर ये कहीं पे दूसरी कंट्री में, है ना, जाकर उनको असाइलम लेकर आए। क्या लेकर आए?
असाइलम, यूके में असाइलम मिला। ब्रिटिश एपेलेट कोर्ट ने ये बोला कि इनको जो असाइलम मिला था अब वो खत्म हो जाएगा एंड वी विल एक्स्ट्राडाइट हिम टू यूएसए। ठीक है, उनकी फियांसी बोलती है हाउ कैन इट बी फेयर, हाउ कैन इट बी राइट, हाउ कैन इट बी पॉसिबल टू एक्स्ट्राडाइट जुलियन असांज टू द वेरी कंट्री विच प्लॉटेड टू किल हिम। We will appeal this decision at the earliest possible moment. दोस्तों, at the Royal Court of Justice in London, USA won an appeal against the ruling by London District Judge that Mr. Assange should not be extradited because he was likely to commit suicide in the US prison. तो उनको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उनका मानना है कि उन्होंने जो किया था जुलियन असांज ने वो जर्नलिज्म किया था। Journalism is not a crime, is what their demand is. WikiLeaks has published lot of US military videos in 2010 showing 2000 attack by Apache helicopter in Baghdad that killed dozens of people including 2 Reuters news staff, and that particular attack was wrong, was not legitimate. ठीक है, and then it released thousands of, you can say, secret classified files and diplomatic, you can say, cables that led, you can say, all the critical US appraisal to world leader सबके सामने खड़ा कर दिया। ठीक है, जो एक तरीके से यूएसए का नाम पूरा बर्बाद हुआ। ठीक है, यूएसए के अंदर इनको पकड़ने का आरोप लगाया, पकड़ने के लिए एक ऐसे ऑर्डर जारी किया गया। ठीक है, 2012 में ये भागे। ठीक है, इक्वेडोर ने इनको एक तरीके से असाइलम दिया। ठीक है, इक्वेडोर की एम्बेसी विच वाज इन लंदन, ठीक है, वहां पे इनको ये असाइलम मिला था। असाइलम कहां पर मिला? यूके में। दिया किसने था? इक्वेडोर नाम की कंट्री ने। ओके, याद रखना बहुत जरूरी है। अब ठीक है, जुलियन असांज को, ठीक है, यूके की गवर्नमेंट बोलती है, यूके की कोर्ट बोलती है कि नहीं भैया, इनको हम वापस यूएस एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ। पाकिस्तानी तालिबान विच इज नोन एज तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, विच इज नोन एज तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, it has a common history with Afghanistan but it is a separate movement which is happening in Pakistan। उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो एक सीज फायर अग्रीमेंट किया था वो उन्होंने बोल दिया कि इट इज कैंसल्ड। ठीक है, 7 साल के बाद, ठीक है, 7 साल के पहले उनके ऊपर मिलिट्री क्रैकडाउन हुआ था। ठीक है, और इस्लामाबाद ने टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। उनको लगा कि वो विक्ट्री हो गई। अब टीटीपी ने बोला कि नहीं भैया, हम तो मारेंगे आपको। टीटीपी अक्यूज्ड सिक्योरिटी फोर्सेस of killing some of the fighters and violating the 1 month truce that was due to end in early December। तो आप लोगों ने गलती करी है, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया गया। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक है। दोस्तों, हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कभी भी टेरर एक्टिविटी होती है तो इसको मान के चलिए कि एक बड़ी परेशानी की बात है। ठीक है दोस्तों, हमने यू कैन से 10 दिसंबर के एडिटोरियल में आपको बोला था कि यूएसए ने द समिट ऑन डेमोक्रेसी, ठीक है, और डेमोक्रेसी समिट बनाई थी। ठीक है, और वहां पे उन्होंने बातें करना चालू किया था। अब आप देखिए, चाइना ने उसी दौरान बोल दिया दैट वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, बराबर है। यूएस के ऊपर ये पूरा अटैक है कि भैया ये जो डेमोक्रेसी है अमेरिका की, वो सेल्फ स्टाइल्ड है। हम भी डेमोक्रेसी है, हम भी ये ह्यूमैनिटी के कॉमन वैल्यूज फॉलो करते हैं, हम कोई गलत काम थोड़ी करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। और इसके साथ साथ अब बात होनी चाहिए इनसे ताइवान की। चाइना ताइवान को अपने हाथ में लेना चाहता है। ठीक है, ताइवान का ओरिजिनल नाम था फॉर्मोसा आइलैंड, और उस फॉर्मोसा आइलैंड का पहला प्रेसिडेंट था चियांग काई शेक, जो चाइना से भागकर ही चाइना की जो केएमटी पार्टी थी, कुओमिंटांग पार्टी, उसी का वो लीडर था, और वो भागकर उसने ताइवान में नया देश बनाया। क्योंकि चाइना में उस समय पे माओ का राज चल रहा था और माओ जेडोंग को चियांग काई शेक केएमटी पार्टी पसंद आई नहीं।
अब ये हुआ कि ताइवान को अलग देश चाइना नहीं मानता है, और जो भी कंट्री ताइवान के साथ अलग देश बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ चाइना बोलता है कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। अब आप देखिए, निकारागुआ ने, है ना, अभी ये लास्ट वीक अनाउंस किया दैट इट इज कटिंग ऑल डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ ताइवान। ठीक है, क्यों? बिकॉज वी फेवर चाइना, चाइना कंट्री है, ताइवान चाइना का पार्ट है, ऐसा निकारागुआ ने बोला। ठीक है, ओके। तो भैया यूएसए स्टेट डिपार्टमेंट इस बात से आया गुस्सा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, आपको लोगों की जो भी कंट्रीज है, ठीक है, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, उनको द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की वैल्यूज से मैनेज करनी चाहिए, एंड दे हैव टू एक्सपांड एंगेजमेंट विथ ताइवान। ठीक है, निकारागुआ बोलता है कि नहीं भैया हम ताइवान को कंट्री नहीं मानते हैं, यूएसए बोलता है कि नहीं हम मानते हैं। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, जब पहली बार यूनाइटेड नेशन में 1950 के बाद जब ताइवान पहुंचा, दैट इज रिपब्लिक ऑफ ताइवान, रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जब लेकिन से ताइवान पहुंचा था, दैट वाज एक्सेप्टेबल एज अ कंट्री। बट बाद में जब माओ जेडोंग क्योंकि बड़ा एरिया लेकर पहुंचे थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वी आर अ लेजिटिमेट कंट्री। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनारियो यहाँ पे डेवलप हो गया था। ये एक अच्छा सा फोटोग्राफ आपको याद कराने के लिए दोस्तों कि नोबेल पीस प्राइज किनको मिला है। मारिया रेसा फ्रॉम फिलीपींस एंड दिमित्री मुराटोव फ्रॉम रशिया। मारिया रेसा जो फिलीपींस की है, ठीक है, उनको नोबेल पीस, दोनों जर्नलिस्ट है, दोनों को नोबेल पीस प्राइज मिला है। दोनों ने इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए बहुत अच्छा काम किया। मारिया रेसा ने एक रैपलर नाम का न्यूज़ वेबसाइट बनाया था, ठीक है, 2012 में बनाया था, एंड तब से लेकर ये अच्छा काम कर रहे थे। ठीक है, एंड दिस दिमित्री मुराटोव, उन्होंने एक रशिया का न्यूज़पेपर बनाया था जिसका नाम था नोवाया गेजेटा। ठीक है, तो इन दोनों को 2021 का नोबेल पीस प्राइज मिला है, ये याद रखिएगा दोस्तों। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल। दिस मॉड्यूल इज अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ क्लैट 2022 प्रोग्राम। ठीक है, 20th December न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग, डोंट मिस आउट, इट इज गोइंग टू बी वंडरफुल थिंग फॉर यू, है ना, जल्द से जल्द लीजिए। ठीक है, लास्ट टाइम अक्टूबर में बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है, वी गॉट लॉट ऑफ बिजी विद देम। अब हम बात करेंगे, ठीक है, ये नए बैच के बारे में। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।